नई सुबह की ऑडियो कॉलम सर्विस में खुशामदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है साजिशों का शहर और पार्लियामेंट। कॉलम निगार हैं हामिद मीर और आवाज़ है सलीम ताहिर की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubah.org। इस्लामाबाद को साजिशों का शहर कहा जाता है। इस शहर में आजकल खौफ और तशवीश की फ़ज़ा कायम है। मेरे जैसे सहाफ़ी तो डी चौक के ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने वाले किसी ख्वाजा सरा को अपनी तरफ आता देखकर ही चौकन्ने हो जाते हैं, क्योंकि इन ख्वाजा सराओं को देखकर हमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन याद आ जाते हैं, जिन पर गुज़िश्ता साल कुछ पुरस्कार ख्वाजा सराओं ने हमला किया था। उन हमलावरों की वीडियो फिल्में मौजूद थीं, लेकिन आज तक उनमें से कोई भी गिरफ्तार न हुआ। रेड जोन के ट्रैफिक सिग्नल्स पर नजर आने वाले ये ख्वाजा सरा खौफ की अलामत बन चुके हैं, जिन्हें देखते ही बड़े बड़े फन्ने खान उन्हें झुक कर सलाम करते हैं और कुछ साहिबान तो उन्हें सलूट मारते भी नजर आते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में खौफ और तशवीश की नई लहर के पीछे लाल मस्जिद और पुलिस के दरमियान पैदा होने वाली नई कशीदगी है। 2007 में जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने लाल मस्जिद में ऑपरेशन किया था, जिसके रद्द अमल में टीटीपी जैसी तंजीमें कायम हुई। जिन वजूहात की बिना पर 18 साल कबल मौलाना अब्दुल अजीज और इस्लामाबाद पुलिस के दरमियान तनाज़ा पैदा हुआ था, वो वजूहात 18 साल बाद भी खत्म नहीं हुई। मौलाना अब्दुल अजीज की अहलिया उम्मे हसन गिरफ्तार हैं और लाल मस्जिद का पुलिस ने घेराव कर रखा है। हमने 18 साल कबल भी इफ़हाम तफ़हीम से मसला हल करने की गुजारिश की थी और आज भी इफ़हाम तफ़हीम पर ही जोर देंगे, लेकिन इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़े लाल मस्जिद एक मरतबा फिर हर अफ्तार डिनर का मौजू बनी हुई है। क्या रियासत आज भी वहीं खड़ी है जहां 18 साल पहले खड़ी थी? 18 साल कबल अदलिया को फतह करने की कोशिश की गई, मीडिया पर पाबंदियां लगाई गईं और आइन को मुअत्तल कर दिया गया। क्या 18 साल बाद आपको पाकिस्तान में कोई तब्दीली नजर आ रही है? 18 साल कबल जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुझ समेत कुछ टीवी एंकर्स पर पाबंदी लगाई तो मुझे एक गैर मुल्की टीवी चैनल में नौकरी की पेशकश हुई। उन दिनों शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दुबई में मुकीम थीं। उनको इस पेशकश का पता चला तो उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान छोड़कर ना जाना, वहीं रहकर जद्दोजहद करो, क्योंकि मैं पाकिस्तान वापस जा रही हूँ। मैंने उन्हें पाकिस्तान वापस आने से रोका और बताया कि यहाँ आपकी जिंदगी को खतरा होगा। उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने वतन में शहीद होना चाहती हूँ। वो वापस आईं और शहीद हो गईं। क्या उनकी कुर्बानी से पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत को कोई तक़वियत मिली? आज की पीपल्स पार्टी के सीने पर 26वीं तरमीम का तमगा सजा दिया गया है, लेकिन आइन की अमलदारी कहीं नजर नहीं आती। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने का आगाज दहशत गर्दी के वाकयात से हुआ है। एक तरफ कल्लात में कौमी शाहराह पर एक खातून ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकुश हमला किया तो दूसरी तरफ बन्नू में खुदकुश हमले के नतीजे में बेगुनाह खवातीन और बच्चे शहीद हो गए। हमारे अरबाब इख्तियार इन हमलों का ताल्लुक अफगानिस्तान से जोड़कर अपने आप को हर किस्म की जिम्मेदारी से आज़ाद कर लेते हैं। मान लिया कि आजकल पाकिस्तान में होने वाले हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं, लेकिन ये खुदकुश बमबार सिर्फ पाकिस्तान में ही क्यों दाखिल होते हैं? ये ईरान में दाखिल क्यों नहीं हो पाते? मंगल की शाम जब बन्नू में खुदकुश हमलों की खबर आई तो मैं एक दोस्त के यहाँ अफ्तार टेबल पर बैठा था। टेबल पर मौजूद अक्सर शख्सियात का ताल्लुक हुकूमत से था। इन सबको परवेज खटक की फिक्र खाई जा रही थी, जिन्होंने अपने लिए मुशीर दाखिला का ओहदा मांगा है। मैंने उन्हें कहा कि परवेज खटक को छोड़ो, बन्नू में खुदकुश हमला हो गया है। एक वफाकी वजीर ने खुदकुश हमले की खबर को नजरअंदाज करते हुए कहा कि आओ पहले नमाज पढ़ लें, फिर आराम से खाना खाएंगे। वफाकी वजीर की इमामत में नमाज अदा करने के बाद मैंने पूछा कि आज काबीना का इजलास था, इस इजलास में दहशत गर्दी से निपटने के लिए किसी नई हिकमत अमली पर गौर हुआ या नहीं? मेरा सवाल फिर नजरअंदाज हो गया, क्योंकि वजीर साहब ये जानना चाहते थे कि परवेज खटक मुशीर दाखिला बन जाएंगे या नहीं। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे हुक्मरान कौमी बका के बजाय जाती बका की जंग में मसरूफ हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि आइन और जमहूरियत की कमजोरी का मतलब इंतहा पसंदों की मजबूती है, जो खुदकुश हमलों के जरिए एक मखसूस सियासी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। खुदकुश हमले करने वालों को सिर्फ ख्वारिज करार दे देना ही काफी नहीं है, ये समझने की भी जरूरत है कि खुरूज और तकफीर का मसला क्या है। इस मामले में अफगान तालिबान और दौलत इस्लामिया दाइश के नुक्ता नज़र में क्या फ़र्क है और दोनों में से ज़्यादा ख़तरनाक कौन है? पाकिस्तान कई दहाइयों से खुदकुश हमलों की जद में है, लेकिन आज तक हमारी पार्लियामेंट में ये बहस नहीं हुई कि जमहूरियत और आइन पर कुफ्र का फतवा लगाने वालों का मुकाबला कैसे किया जाए।
ہم چند سرکاری علماء سے خودکش حملوں کے خلاف ایک فتویٰ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ فتویٰ دینے والے علامہ صاحب یا مفتی صاحب عمران خان حکومت کے بھی گیت گاتے تھے اور شہباز شریف حکومت کے بھی آگے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ جو پارلیمنٹ اپنے دفاع کے لیے چند ابن الوقت علماء کی محتاج ہے، وہ آئین کا دفاع کیسے کر سکتی ہے؟ پارلیمنٹ میں ایسے علماء اور صاحب علم افراد کی کمی نہیں ہے جو خروج اور تکفیر پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں یہ بحث ہونی چاہیے کہ بلوچستان میں خودکش حملے کرنے والی خواتین اور خیبر پختونخوا میں حملے کرنے والے مردوں کے نظریات میں کیا فرق ہے، اور ان مختلف نظریات رکھنے والوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کیوں کر لیا ہے؟ کیا یہ انتہا پسند پاکستان کو شام جیسی خانہ جنگی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں؟ اگر انتہا پسندوں کی کسی کارروائی سے پاکستان اور بھارت کے درمیان دوبارہ کشیدگی بڑھ گئی تو کیا جنوبی ایشیا ایک ایٹمی جنگ کے خطرے سے دوچار ہو جائے گا؟ کسی کو اچھا لگے یا برا، آج پاکستان جس پیچیدہ صورتحال کا شکار ہے، اس سے کوئی ایک جماعت یا کوئی ایک ادارہ پاکستان کو نہیں نکال سکتا۔ آپ کو آئین اور جمہوریت کی ساکھ بحال کرنا ہوگی، کیونکہ آپ کا مقابلہ ان سے ہے جو آئین اور جمہوریت کو کفر سمجھتے ہیں۔ وہ تو اس ریاست اور اس کے حکمرانوں کی بھی تکفیر کرتے ہیں۔ ان کا جواب چند خوشامدی علماء نہیں دے سکتے۔ تکفیر کا جواب پارلیمنٹ کو دینا ہے۔ پارلیمنٹ یہ جواب دے سکتی ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی جرت اور تھوڑی آزادی کے ساتھ ساتھ بہت سا اتحاد بھی چاہیے۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔